Okay, students. So, yeah, of course, like this training session is also being recorded for our later quality check purposes and for like CBSE requirement related purposes as well. So, welcome to our training session, essential components of a lesson plan. I am Suman Kumar Jha, and I will be discussing what factors we have to keep in mind when we are planning our lesson. Now, first of all, remember one thing that when we are planning an effective lesson plan, we have to keep in mind that the quality of a lesson plan is directly linked with efficient use of class time and learning outcome for the students. कभी भी जब हम लेसन प्लान करने के लिए बैठते हैं तो हमें एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि कितना बढ़िया हमने लेसन प्लान किया है। ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेगा इस फैक्टर को कि हमारा क्लास टाइम कितना बढ़िया तरीके से यूटिलाइज हुआ है और स्टूडेंट ने जो है क्या सब सीखा है, व्हाट हैव बीन द लर्निंग आउटकम फॉर द स्टूडेंट्स। ये दो की कह सकते हैं कि की जो है एस्पेक्ट्स होंगे इवैल्यूएशन के कि हमारा लेसन प्लान कितना बढ़िया रहा है। और जब हम लेसन प्लान बनाने बैठते हैं तो हमें ध्यान देना है कि लेसन प्लान जो है ये लेंथी नहीं होना चाहिए। Now we have to keep in mind that like most of our lessons are of the duration of 35 minutes, 40 minutes, right? That's the usual length of our lessons. तो हमारा लेसन प्लान हमेशा जो है इस टाइम कंस्ट्रेंट को ध्यान में रख के बनाना चाहिए। ओके इसमें जो है लेसन के मेन एलिमेंट्स को इंक्लूड जरूर करना है कि लेसन प्लान में ये जरूर होना चाहिए कि हम क्या क्या की फैक्टर्स को डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ जो है लेसन प्लान क्या करेगा, तो लेसन प्लान जो है क्लास में आपके इंस्ट्रक्शंस के प्रोसेस को, क्लास में आप क्या क्या एक्टिविटी चला रहे हैं, क्या सब काम कर रहे हैं, इन चीजों को जो है ये प्रॉपरली जो है रिकॉर्ड करता है, इन चीजों को प्रॉपरली ये गाइड करता है और उसके थ्रू ये इंश्योर होता है कि जो मैक्सिमम लर्निंग आउटपुट है, जो मैक्सिमम लर्निंग आउटकम है वो अचीव किया गया हो। Okay, so now first we are going to check out the key steps for preparing a lesson plan. हमने यहाँ पर ये तो देख लिया कि जब हम इफेक्टिव लेसन प्लान जब हम तैयार करते हैं तो उसको हम कैसे मेजर करेंगे इफेक्टिवनेस को, तो हमारा क्लास का टाइम कितना एफिशिएंटली यूज हुआ और स्टूडेंट के लिए क्या लर्निंग आउटकम अचीव हुआ, इन टर्म्स में हम इसको जो है इवेल्युएट करेंगे। लेसन प्लान करते वक्त हम ये ध्यान रखेंगे कि ये ज्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए। लेसन प्लान में बेसिकली लेसन का मेन एलिमेंट शामिल होता है, ऐसा नहीं है कि आपके पूरे लेसन का स्क्रिप्ट इसमें होगा। इसमें जो है की पॉइंटर्स होंगे, जिन पॉइंटर्स जो है वो क्लास में हमारे इंस्ट्रक्शंस को गाइड करेंगे और इंश्योर करेंगे कि मैक्सिमम लर्निंग आउटकम जो है वो अचीव हुआ हो। नाउ नेक्स्ट इज की स्टेप्स फॉर प्रिपेयरिंग अ लेसन प्लान, कि लेसन प्लान तैयार करते वक्त क्या क्या की स्टेप्स होते हैं। तो पहला तो यह है कि हमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव का आउटलाइन तैयार करना होगा कि इस लेसन के एंड में स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डू दीज एंड दीज थिंग्स। तो ये जो है हमारा हो जाएगा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। फिर जो है हम इंट्रोडक्शन डेवलप करेंगे। इंट्रोडक्शन मतलब क्या होगा कि आज हम लेसन में ये पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ने वाले हैं, ये सब एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। थोड़ा सा ह्यूमरस रखेंगे इसको, थोड़ा सा फनी बनाने की कोशिश करेंगे ताकि बच्चे जो है थोड़ा एंगेज्ड हो, थोड़ा इंटरेस्टेड हो इस चीज में। उसके बाद जो है हम जो स्पेसिफिक लर्निंग एक्टिविटीज है दैट इज गोइंग टू बी द मेन बॉडी ऑफ द लेसन। So for example, let's say that if I am a science teacher and I am going to teach the students about let's say transportation in plants. तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के लिए मैं क्या क्या एक्टिविटी कर सकता हूँ, what sort of activities I can include in my lesson, that is something I will have to plan beforehand. Okay, maybe I can assign a student to take a branch of any plant and then put it in a colored water, leave it overnight and then bring that branch to the classroom the next day. और आज जो मैं क्या करूंगा, तो आज मैं लेसन के दरमियान में क्या करूंगा, तो I will ask the students to break those branches from different points and see if the branch if the like the inner part of that branch is colored or not. अगर इनर पार्ट जो है उसमें अगर कलर का ट्रेस दिखेगा तो थ्रू दैट वी कैन शो द स्टूडेंट्स दैट देखो बेटा ऐसे करके पानी जो है वो प्लांट में नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था और इसीलिए जो कलर पिगमेंट जो नीचे था वो धीरे धीरे कहां पहुंच गया, वो प्लांट में ऊपर की तरफ ट्रेवल करते हुए जो है चला गया, है कि नहीं। तो इस तरह से जो मेन एक्टिविटी, जो मेन लर्निंग एक्टिविटी होने वाली है वो हमें पहले प्लान करना होगा।
इसके बाद हमें ये भी प्लान करना होगा कि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग हम कैसे चेक करेंगे। नाउ सी लाइक अंडरस्टैंडिंग चेक करना जो है दैट इज वेरी क्रूशियल पार्ट। दिस आई मीन अंडरस्टैंडिंग चेक करना ये आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट का एक की हिस्सा है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं ये प्लान कर रहा हूँ दैट आफ्टर आई लाइक explain this thing to the students, after that I can just orally ask a few of them to answer what they learned from this particular activity, which like which system like xylem or phloem, which of these is responsible for transportation of water in the plants, right? We can also talk about like different sorts of forces which are like operating during this whole transportation process, right? कि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है प्लांट के थ्रू, तो इसमें किस तरह के फोर्सेज जो है वो काम कर रहे हैं, राइट? दैट इज वेरी लाइक a student can tell me about the role of transpiration and the suction force it creates, right? Students can also evaluate the role of the you can say strong tissues present in the xylem, okay, the in xylem which makes it like which make the xylem very strong. तो ये सब चीजें जो है हम बच्चों से फॉर्मेटिव असेसमेंट के फॉर्म में जो है पूछ सकते हैं, या फिर हम जो है एक वर्कशीट पहले से तैयार करके रखेंगे। once I am done with explaining all about transportation in plants, right? How like water moves through xylem, the role transpiration plays in this whole thing, right? How active transport happens in the रूट हेयर, ये सब चीज एक्सप्लेन करने के बाद मैं ये भी कर सकता हूँ दैट आई कैन प्लान अ वर्कशीट प्लान करके मैंने जो है स्टूडेंट्स को दे दिया। अब स्टूडेंट्स उस वर्कशीट का आंसर करेंगे क्विकली। दिस कैन बी नॉट अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, जस्ट 4-5 एमसीक्यू सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस लेट्स से, और फिल इन द ब्लैंक सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस। और जब बच्चे उसको अटेम्प्ट कर रहे होंगे, आंसर कर रहे होंगे, you can like keep monitoring the class and see, okay, yeah, this student has understood these points, this student has not understood these points। और कोई अगर ऐसा पॉइंट आता है इसमें से निकल के जो कि ज्यादातर बच्चों ने जिसमें गलती की है, तो इट विल गिव मी ए फीडबैक, राइट? कि अच्छा ये लेसन का ये पॉइंट जो है वो पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है, तो लेट मी गो थ्रू इट वंस अगेन, राइट? लेट मी अप्रोच दिस प्रॉब्लम वंस अगेन। ये चीज तब हम देखेंगे। नेक्स्ट ये है कि इसके बेसिस पर अब जो है आई मीन लेसन में जो कुछ भी हमने पढ़ाया है, उसके बाद जिस तरह का हम असेसमेंट करेंगे, उसके बाद लेसन को हमें कंक्लूड कैसे करना है ये भी हमको देखना पड़ेगा कि लेसन के कंक्लूजन में क्या होना चाहिए। कि अच्छा इस लेसन में हमने ये सब चीज सीखा है, इस नॉलेज का जो है फर्दर ये सिग्निफिकेंस है आपके आगे की लर्निंग में। और इसके अलावा जो है अगर मान लीजिए हम अगला कोई टॉपिक अगर पढ़ाने वाले हैं, फॉर एग्जांपल हम ट्रांसलोकेशन के बारे में अगर पढ़ाने वाले हैं, तो हम ये बता देंगे कि कैसे जो है ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम से कैसे ट्रांसलोकेशन का सिस्टम जो है प्लांट्स में डिफरेंट होता है, राइट? तो ये सारी चीजें जो है हमें प्लान करना है, ये नेक्स्ट स्टेप होगा। इसके बाद जो है एक और स्टेप क्या है, तो रियलिस्टिक टाइमलाइन तैयार करना। रियलिस्टिक टाइमलाइन तैयार करने का मतलब क्या हो गया कि अब मान लीजिए कि मैं एक दिन में ही प्लान कर रहा हूं कि मैं बच्चों को जो है ट्रांसपोर्टेशन भी पढ़ाऊंगा, ट्रांसलोकेशन भी पढ़ाऊंगा, मैं उनको ऑस्मोसिस का प्रिंसिपल भी समझाऊंगा, और मैं उनको डिफ्यूजन का भी प्रिंसिपल समझाऊंगा। तो इतना चीज अगर मैं एक साथ उनको समझाने लगूंगा, तो और मैं ये प्लान कर रहा हूं कि मैं ये सब जो है 40 मिनट्स में कर लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये थोड़ा अनरियलिस्टिक हो जाएगा, है ना? दूसरी तरफ अगर मैं ये प्लान करूं कि ओके यस, it will take me 10 minutes to explain the like transportation in plants through the activity of taking those branches and everything, then it will take me another 10 minutes to like practice some of the related questions along with the students. After that, like next 10 minutes I will give them this worksheet to answer, right? And then I will like in next 5 minutes I will review the responses given by the students, and subsequently I will, right, I will like see like I will conclude my lesson, and then I will give them a preview of my next lesson when I will be teaching them ट्रांसलोकेशन इन प्लांट्स, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। तो इस तरह से जो है मैं एक रियलिस्टिक टाइमलाइन तैयार करें हम, ताकि जितना हमारा ओवरऑल टाइम है 40 मिनट्स का अगर हमको टाइम एलोकेट किया गया है स्कूल की तरफ से, तो 40 मिनट्स के टाइम के अंदर हमारा वो लेसन जो है वो कंप्लीट हो जाए। इतना ही हम चीज जो है चुनेंगे, इतनी ही एक्टिविटी चुनेंगे, ऐसा हम प्लान करेंगे। नेक्स्ट स्टेप होता है कि प्रेजेंट कैसे करना है लेसन प्लान को, वेदर लाइक वी आर गोइंग टू यूज like
whiteboard, or you are going to need a projector or television, whatever things you are going to need through which you will be like presenting this lesson plan. And finally जब आपका लेसन खत्म हो जाता है उसके बाद एक और स्टेप आता है, that is reflecting on the lesson plan. तो चलिए ये तो हो गया मोटा मोटी ओवरव्यू इन डिफरेंट स्टेप्स का, और हम इसको जो है वन बाय वन करके देखते हैं डिटेल में. तो पहला जो की पार्ट है आउटलाइन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. सबसे पहला स्टेप था ये लेसन प्लान तैयार करने का, कि हम जब लेसन प्लान जब हम तैयार करते हैं तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है. तो ऑब्जेक्टिव जो है ये पहला स्टेप हो गया, सॉरी राइट, ये दिस इज द फर्स्ट स्टेप राइट, कि आप जो है क्या चाहते हैं कि स्टूडेंट क्या लर्न करे इस पीरियड के दरमियान में, आफ्टर द लाइक आफ्टर like sitting through this lesson, what are the learning, I mean what are the things that the student will learn, what are the things a student will be able to do at the end of this class. तो ये सारे points जो है वो हमें पहले से identify करना होता है, जिसे हम कहते हैं learning objective. हमेशा ध्यान रखिए learning objective हमेशा जो है verb के साथ ही शुरू होता है. So like students will learn to identify the features of a living organism. Okay, they will be able to, or like they will be able to show or like differentiate between living and non-living things. हम ये नहीं कह सकते हैं कि students will learn about living and non-living things, नहीं, उसमें बहुत कुछ आ जाएगा. तो हम क्या सिखाएंगे, they will learn the key features of living things, they will learn the differences between living and, or they will learn to differentiate between living and non-living things, जितना आप accurate हो सकते हैं. Okay, students will learn the role of stomata in photosynthesis. Students will learn the role of guard cells in life. Specific होना चाहिए. If it's like in English, so in English you can say that at the end of this session, students will learn how to use singular verb with singular subjects. Okay, students will learn how to use the past form of a verb to describe past actions or past events. तो ऑब्जेक्टिव ऐसे करके बनता है, लेकिन अब तो ऑब्जेक्टिव बनाने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और उन क्वेश्चंस पे हमारा क्या रिस्पांस होगा उसके बेसिस पर हम इन ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन कर सकते हैं. तो पहला क्वेश्चन हमें क्या पूछना है कि ओके व्हाट इज द टॉपिक ऑफ द लेसन. ओके, तो अगर मान लीजिए हमारा टॉपिक ऑफ द लेसन है सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, ठीक है, चलिए व्हाट डू आई वांट स्टूडेंट्स टू लर्न, मैं स्टूडेंट्स को मैं क्या चाहता हूं स्टूडेंट सीखे इसमें. तो वेल हम तो बस एक चीज चाहते हैं दैट स्टूडेंट्स लर्न, स्टूडेंट्स यूज सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड प्लूरल वर्ब विद प्लूरल सब्जेक्ट्स. अब नेक्स्ट है कि व्हाट डू आई वांट देम टू अंडरस्टैंड एंड बी एबल टू डू एट द एंड ऑफ क्लास. मैं क्या सिखाना चाहता हूं तो ठीक है, लेकिन मैं क्या उनको समझाना चाहता हूं. मैं उनको ये समझाना चाहता हूं दैट सिंगुलर सब्जेक्ट टेक सिंगुलर वर्ब एंड plural subjects take plural word, and at the end of the class they will be able to like use the correct form of verb singular or plural with the subject. Okay, and then what do I want them to take away from this particular lesson. तो बस एक ही चीज मैं चाहता हूं, मैं क्या चाहूंगा इस टॉपिक के लिए कि बच्चे जो है इस लेसन के बाद जो है सही तरीके से जो है they are able to use right sentences in simple present tense, and they are able to like describe events happening around them using simple present tense. राइट, तो ये चीज जो है मैं चाहता हूं कि बच्चे सीखेंगे. तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चंस जो है वो आपको प्रॉपरली जो है लर्निंग ऑब्जेक्टिव को तैयार करने में हेल्प करेंगे, है ना. ये जो है आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल जो है टू द पॉइंट रखेंगे. अब नेक्स्ट क्या है कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमने क्या देखा कि स्टूडेंट जो है सिंगुलर प्लूरल को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, स्टूडेंट्स जो है वो वर्ब के सिंगुलर प्लूरल फॉर्म को बनाना सीखेंगे, स्टूडेंट्स जो है वो ये सीखेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, स्टूडेंट्स ये सीखेंगे कि सिंगुलर प्लूरल वर्ब के सब्जेक्ट के साथ जो है प्लूरल वर्ब का यूज होता है, और स्टूडेंट्स जो है वो अपने आसपास के इवेंट्स को जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करके डिस्क्राइब करेंगे. राइट, तो ये सारे हमारे डिफरेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हो गए जो कि इन क्वेश्चंस के थ्रू हम जो है डिराइव करेंगे. अब अगला स्टेप ये आता है, देखिए इतने सारे तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हो गए. अब क्लासरूम सिनेरियो में क्या होता है कि जो प्रोग्रेस होता है लेसन का वो हमेशा सिर्फ हमारे प्लान के मुताबिक नहीं चलता है. देयर मे बी सम अनफोर्सीन डेवलपमेंट्स, देयर मे बी सर्टेन चेंज्ड सिनेरियोज व्हिच मे चेंज योर ओवरऑल टाइम मैनेजमेंट. तो इसलिए जो है हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होता है लेसन प्लानिंग में दैट इज
रैंक द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। ओके, एक बार जब मान लीजिए कि हम जो है आउटलाइन तैयार कर लेते हैं क्लास के लिए, तो उसके बाद जो है हमें उसके इम्पोर्टेंस के बेसिस पर जो है रैंक करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर जो है सर्टेन क्वेश्चंस जो है वो आपको जो है हेल्प करेंगे ये डिसाइड करने में कि कौन सा लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है। तो पहला तो हम ये देखेंगे कि कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या आइडिया है जो कि मैं कि बच्चों के साथ जो है डिस्कस करना चाहूंगा ही चाहूंगा इमिडिएटली, क्यों वो इतना इम्पोर्टेंट है। अगर मान लीजिए कि टाइम मेरा खत्म होने वाला है, तो ऐसे में जो है मैं किसको जो है पहले खत्म करना चाहूंगा, है ना। तो ये सब इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन हो जाता है। सॉरी, राइट। तो इस तरीके से जो है हम ये देखेंगे कि अच्छा हाँ ठीक है, अगर टाइम खत्म करने वाला होता है तो फिर इफ आई एम प्रेस्ड फॉर टाइम, अगर मैं टाइम कम कम पड़ने वाला है तो इसमें से मैं किसको अब जो है प्रेजेंट करूं, राइट। तो इस बेसिस पर हम लोग लर्निंग ऑब्जेक्टिव को पहले क्या करेंगे, रैंक कर लेंगे। कि मान लीजिए अगर मेरा टाइम जो है ज्यादा टाइम मेरा ये समझाने में चला गया कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है और सिंगुलर वर्ब क्या होता है, और कैसे जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। चलिए यहां तक अगर हमने देख लिया, तो इतना में ही अगर हमारा सारा टाइम खत्म होने वाला है तो हम क्या करेंगे, तो मान लीजिए जो लास्ट वाला हमारा लर्निंग आउटकम था, दैट स्टूडेंट्स विल बी एबल टू यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस टू डिस्क्राइब द इवेंट्स हैपनिंग अराउंड देम। हो सकता है कि उसको हम जो है नेक्स्ट लेसन के लिए फिर डेफर कर सकते हैं, है ना। अगर हम देख रहे हैं कि हमने बच्चों को जो है सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर और प्लुरल जो है सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना सिखा ही दिया है, और हमने उनको जो है सिंगुलर प्लुरल वर्ब का जो फॉर्म है वो जानना जो है वो हमने उनको सिखा दिया है ना। तो अब हमारे पास अगर टाइम कम होगा तो हम क्या करेंगे, फटाफट जो है डिस्क्राइब, जो आसपास के इवेंट को डिस्क्राइब करने वाला पार्ट सब है उस सबको हम साइड करेंगे। हम बच्चों को पहले फटाफट तब ये सिखाने का प्रयास करेंगे दैट बेटा विद सिंपल सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट गोज सिंगुलर वर्ब एंड विद प्लुरल सब्जेक्ट गोज प्लुरल वर्ब। बाकी चीजों को हम साइड कर देंगे उस दिन के लिए, ताकि उस दिन के लेसन का जो हमारा पूरा सेटअप है वो कंप्लीट हो सके। अब एक बार जब मान लीजिए कि हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव डिफाइन हो गया, फिर हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव को रैंकिंग भी कर दिया कि अच्छा ये हमारा पहला प्रायोरिटी है, फिर दिस इज माय सेकंड प्रायोरिटी, दिस इज माय थर्ड प्रायोरिटी, दिस इज माय फोर्थ प्रायोरिटी। ताकि जो है अगर दो ही मेरा एलओ अगर अचीव कंप्लीट होने वाला होगा तो मैं दो ही एलओ को कंप्लीट करूंगा, मैं तीसरे चौथे के चक्कर में नहीं जाऊंगा। अगर मेरा चार का चार कंप्लीट हो रहा है कोई बात नहीं है कि नहीं। तो इस हिसाब से रैंकिंग भी हमने अब कर लिया है। अब इसके बाद हम जाते हैं अपना इंट्रोडक्शन तैयार करने के लिए। सॉरी, ओके। तो अब जो है हम जाते हैं यहाँ पर लेसन का जो है इंट्रोडक्शन अब हम डेवलप करेंगे। तो लेसन के इंट्रोडक्शन में हम ये देखेंगे कि सबसे पहले कि हमारा जो लेसन प्लान जो हमारा होने वाला है, जस्ट गिव मी ए मोमेंट, लेट मी सी इफ आई कैन लाइक enlarge this thing. यस, तो पहले जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, तो बच्चों से कुछ जो है क्वेश्चंस पूछेंगे। कभी भी इंट्रोडक्शन जो हमारा होता है तो उसमें जो है हम क्या करते हैं, तो जो भी टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, जो भी एलओज हमने आइडेंटिफाई किए हैं, उस सबको ध्यान में रखते हुए हम जो है कुछ क्वेश्चन लेके जाते हैं अपने साथ कि बच्चों से हम वो क्वेश्चन पूछेंगे। उस क्वेश्चन को पूछने का पर्पस क्या होता है हमारा, हमें ये नहीं, हमें बच्चों को ये नहीं बताना है कि तुम्हें ये नहीं आता है, तुम्हें वो नहीं आता है। दैट शुड नेवर बी आवर पर्पस। हमारा पर्पस बस अपने लिए है कि हम ये जान लें कि हाउ मच आवर स्टूडेंट्स नो एट द मोमेंट। ओके, जो आपके पास क्लासेस होती है खास करके रूरल एरिया के सिनेरियो में, जो है अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं। कुछ बच्चे हैं जो कि फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं, कुछ बच्चे हैं जो कि वो ज्यादा जो है कह सकते हैं कि एजुकेटेड बैकग्राउंड से ऑलरेडी आते हैं, जिनके फैमिली में जो है पहले से ही जो है पढ़ाई लिखाई का एक सिस्टम रहा है। कुछ बच्चे जो है वो ऐसी जगह से आएंगे जहां पर एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर काफी ज्यादा मौजूद है। कुछ बच्चे जो है वो ऐसी जगह से आएंगे जहां पर आसपास पढ़ाई का माहौल नहीं है।
कुछ बच्चों का जो है मान लीजिए प्राइमरी लेवल की पढ़ाई बढ़िया हुई होगी, कुछ बच्चों की वो पढ़ाई बढ़िया से नहीं हुई होगी। तो इस तरह से मान लीजिए आपके पास है काफी एक डाइवर्स ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं। तो इन इस डाइवर्स ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स में किसका लर्निंग लेवल क्या है, किसने कितना सीखा है, किसके पास क्या प्रायर नॉलेज है, ये चीज जानना बहुत जरूरी है क्लास के बिगिनिंग में ही। और इसलिए जो है हम क्या करेंगे, तो पहले इंट्रोडक्शन डेवलप जो करेंगे हम लेसन प्लान का, उसमें हम कुछ क्वेश्चंस इस तरह का लिखेंगे जो कि बच्चों से रिस्पांस एलिसिट कर सके, और वो रिस्पॉन्सेज जो होंगे वो हमें ये पता लगाने में हेल्प करेंगे कि बच्चों के प्रायर नॉलेज का जो है स्टैंडर्ड क्या है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि कुछ जो है इस तरीके का हम जो है कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन डेवलप करेंगे, जिसके थ्रू कि हम बच्चों को जो है टॉपिक में इंगेज कर सकें, उनको जो है हम टॉपिक में जो है इंटरेस्टेड बना सकें। उसके लिए जो है हम कुछ वीडियोज यूज कर सकते हैं, इस सब तरह का प्लान जो है हम कर सकते हैं। तो ये सब प्लान हम करेंगे। और इंट्रोडक्शन तैयार करते वक्त जो है अगेन हमारे पास जो है कुछ की क्वेश्चंस हमारे मन में होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल लाइक हमारे बच्चे जो है पहले से क्या जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं, मुझे क्या क्या उनको अब एडिशनल जो है सिखाना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जो कुछ भी आइडिया हम बच्चों के साथ, जो मेन आइडियाज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, उनको जो है उनके आसपास के माहौल के साथ कैसे हम लिंक करें, ताकि जो है बच्चे जो है उन आइडियाज के साथ खुद को रिलेट कर सके। या फिर मान लीजिए जो हमारे लेसन का मेन फोकस होने वाला है उसको हम बच्चों के पर्सनल एक्सपीरियंसेस के साथ कैसे लिंक करें, बच्चों के जो है इमीडिएट इन्वायरमेंट के साथ कैसे लिंक कर सके। क्योंकि अगर इंट्रोडक्शन में हम ये सक्सेसफुली कर पाते हैं तो इससे फायदा ये होता है कि हमारे बच्चे जो होते हैं वो हुक्ड हो जाते हैं लेसन के प्रति, वो लेसन को काफी बढ़िया से जो है ये करते हैं। और उसके बाद जो है इंट्रोड्यूस करने का मेरा जो है तरीका क्या होगा कि इंट्रोड्यूस करते वक्त जो है मैं कैसे है कुछ जो है विजुअल मटेरियल का यूज करूंगा, या फिर जो है सिंपली ये बोर्ड बेस्ड मेथड होगा, या फिर ये सिंपली जो है स्टैंड अलोन स्पीच एक्ट होगा कि मैं खड़े होकर बच्चों को केवल जो है बोल के सुना दूंगा ये चीजें। तो कौन सा मेथड मैं यूज करने वाला हूं इंट्रोडक्शन के लिए, ये चीज भी जो है हमको ध्यान रखना होगा। तो इन सभी कंसिडरेशंस को ध्यान में रखते हुए जो है हम इंट्रोडक्शन डेवलप करेंगे। अब उसके बाद हो गया प्लानिंग द स्पेसिफिक लर्निंग एक्टिविटीज। ये जो है मेन बॉडी होने वाला है लेसन का। याद रख शुरू में ही हम लोगों ने चर्चा की थी ना कि जब हम मेन बॉडी प्लान करने के लिए आएंगे लेसन का, तो यहीं पर हमको प्लान करना होगा कि हम किस तरह की एक्टिविटी जो है इंक्लूड करेंगे, कैसे आप जो है टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे, इलस्ट्रेशन के लिए कौन सा तरीका हम चुनेंगे, है ना। ये सारी बातें जो है वो इसमें शामिल होंगी। तो पहला हम तो ये देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस हमें जो है लर्निंग एक्टिविटीज प्लान करने में हेल्प करेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको कहा ना कि मान लीजिए कि मैं बच्चों को जो है आज मैथ्स में मैं फ्रैक्शन सिखाने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन तो मैं ये सीखूंगा कि पहला क्वेश्चन मैं खुद से ये पूछूंगा कि अच्छा भाई इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। ओके, किस तरीके से मैं इस टॉपिक को एक डिफरेंट तरीके से इलस्ट्रेट कर सकूंगा, दिखा सकूंगा बच्चे को, है ना। कैसे जो है बच्चों को मैं इस टॉपिक में एंगेज कर पाऊंगा, क्या ऐसे रेलेवेंट रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं या एनालॉजीज हैं या फिर जो है इलस्ट्रेशंस हैं जिनसे बच्चों को ये टॉपिक आराम से समझ में आ जाए। ओके, और कैसे जो है बच्चे जो हैं, ओके, हाउ विल स्टूडेंट्स लाइक व्हाट विल स्टूडेंट्स नीड टू डू टू हेल्प देम अंडरस्टैंड द टॉपिक बेटर। क्या कर दें हम इसमें और कि बच्चों को टॉपिक और बढ़िया से समझ में आ जाए, बच्चों को क्या एडिशनल एक्टिविटी करवाई जाए जिससे कि उनको टॉपिक जो है बढ़िया से समझ में आ जाए। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मुझे क्या समझाना है बच्चों को, आज मुझे बच्चों को फ्रैक्शन इंट्रोड्यूस करना है क्लास 3 में, राइट। तो क्लास 3 में मुझे जब बच्चों को फ्रैक्शन इंट्रोड्यूस करना है तो पहले मुझे देखना है कि अच्छा सब तो बच्चों को सिखाते ही हैं कि देखो बेटा ये 1 नीचे में 2 डाल दिए तो 1 को कहते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर। बेटा इसको पढ़ते हैं हम 1/2 या 1/2, है ना, या इसको हम आधा करके पढ़ते हैं, ये फ्रैक्शन हो गया। ये तो एक तरीका हो गया, बड़ा जनरल सा तरीका है। लेकिन हम क्या करेंगे, तो हम ये कर सकते हैं दैट वी कैन आस्क द स्टूडेंट्स, राइट, टू इमेजिन that they have a biscuit in their hand. Okay, और फिर जो है हम प्लान करेंगे अच्छा बेटा नाउ
योर वेरी गुड फ्रेंड हैज कम टू मीट यू, अब तुम्हारे पास एक ही बिस्किट है और तुम आज तक कभी सब कुछ उसके साथ शेयर करते हो, तो अब इस बिस्किट को कैसे शेयर करोगे? तो बच्चे खुद सोचेंगे, फिर वो बोलेंगे ओके सर हम इसको तोड़ के बांट लेंगे। वेरी गुड, तो तोड़ के जब बांटोगे बेटा तो कहां से तोड़ोगे? क्या किनारे से तोड़ के थोड़ा सा दे दोगे? हो सकता है अपने हाथ में एक बिस्किट लेके भी जाए उस दिन, है ना। लेसन प्लान का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा ये भी होता है कि क्या क्या अगर एक्टिविटीज के लिए क्या मटेरियल रिक्वायरमेंट होगी, ये आपको पहले सोचना पड़ेगा, है ना। तो मान लीजिए कि हम जो है क्या करेंगे, एक बिस्किट लेके या 5-10 बिस्किट लेके चले जाएंगे। हम क्या करेंगे, एक बिस्कुट थोड़ा सा किनारे से तोड़ लिए और एक को दे दिए, बेटा चलो अब ये हो गया ना, दोनों दोस्त खा लिए ना। तो बच्चा ऑटोमेटिकली बोलेगा कि नहीं सर ये तो चीटिंग हो गई, आपने तो बस थोड़ा सा हिस्सा तोड़ के दिया, बाकी पूरा तो आप खा गए। हाँ, ये तो नहीं हुआ दोस्ती वाली बात। तब फिर मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा और बड़ा तोड़ के दूंगा। मैं तब तक उसको 2-4 बार उसको बांटने का काम करूंगा जब तक बच्चा लास्ट में ये ना बोले हाँ सर ये आधा आधी हो गया। मैंने कहा अरे वाह वेरी गुड बेटा, तो हमने बेसिकली क्या किया, हमने एक बिस्किट लिया और उसको कितने हिस्से में बांटा, 2 हिस्से में बांटा। फिर मैं क्या करूंगा, उसी बिस्किट का अब जो है फोटो बनाऊंगा बोर्ड पे और उसको इस तरह से बीचों बीच काट के दिखा दूंगा कि बेटा ऐसे ही बिस्किट को बांटे थे ना। तो हाँ, तो इधर वाला कितना हो गया बिस्किट, तो सर आधा बिस्किट हुआ। इधर वाला कितना हुआ, दैट्स अनदर हाफ ऑफ द बिस्किट सर। वेरी गुड, नाउ लेट अस से वन थिंग, इज देयर एनी अदर वे वी कैन राइट दिस हाफ? और तब जो है बच्चों को सिखाएंगे ओके सी बेटा, पूरा बिस्किट कितना था, तो 1 था, ओके 1। और हमने इसको कितने हिस्से में बांटा है बेटा, 2 हिस्से में। तो हमने ये दिया बाय का चिन्ह और नीचे में हमने दे दिया अब 2। दिस नंबर इज रेड एज हाफ, 2 पार्ट्स ऑफ 1। ओके, फिर हम क्या करेंगे, उसी बिस्किट को 4 टुकड़ा में बांटेंगे, फिर दो बिस्किट लेंगे उसको अब हम 4 टुकड़े में बांटेंगे। फिर उसी चीज को अब हम क्या करेंगे, बोर्ड पर ड्रॉ करके दिखाएंगे। फिर हम बच्चों को सिखाएंगे ओके सी this time how many parts into how many parts have we divided this kit? बच्चे बोलेंगे सर 4 पार्ट में हमने बांटा है। ओके सो हाउ कैन वी राइट इट एज अ नंबर, 1/4। ओके बेटा इसे पढ़ते हैं हम 1/4, चौथा हिस्सा हो गया ये एक का। तो इस तरह से जो जो एक्टिविटी हम करने वाले हैं, हम बिस्किट का यूज करने वाले हैं, पेपर का यूज करने वाले हैं, हम जो भी मटेरियल का यूज करने वाले हैं, वो चीज हम देखेंगे कि कैसे हम इस टॉपिक को एक डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट कर सकें, है ना। कैसे जो है हम बच्चों को जो है इस टॉपिक में इंगेज कर सकें। तो जब हम बच्चों को बिस्किट तोड़ने का देते हैं आइडिया, जब हम बच्चों को बिस्किट बनाने का आइडिया देते हैं, तो बच्चा भी अब एक्टिवली बिस्किट बांट रहा है ना, राइट। तो इससे क्या हो गया कि बच्चा भी ऑलरेडी अब उस प्रोसेस का हिस्सा बन चुका है, वो भी अब बांटने का काम कर रहा है, और इसलिए वो अब आपके लर्निंग का ओवरऑल लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा बन गया है। दैट्स एक्टिव लर्निंग फॉर द स्टूडेंट्स। अब उसी के बाद जो है हम बच्चों को बिस्किट वाला सिखा दिए, तो अब उनको रोटी भी हम सिखा सकते हैं। रोटी के बाद जो है मान लीजिए उनको हम बनाना सिखा सकते हैं। बनाना के बाद उनको जो है हम एप्पल सिखा सकते हैं, है ना। हम डिफरेंट चीजें बच्चों को सिखा सकते हैं, है कि नहीं। तो अगर मान लीजिए कि दाल का सिखा सकते हैं कि बेटा अगर 1 कटोरा दाल है अगर और 4 आदमी में बांटना है, तो क्या करोगे, कितने हिस्से में बांटोगे 4 दाल को, तो 4 कटोरी में ऐसे ऐसे 1/4 करके बांट देंगे हम। वेरी गुड। तो इस तरह से जो बच्चों के रेलेवेंट एक्सपीरियंसेस होंगे, 1 लीटर दूध दिया तुम्हारी भैंस ने 4 भाई बहनों घर में, तो सब कितना पिएगा, कितना लीटर लेगा, तो 1/4 लीटर, 1/4 लीटर, 1/4 लीटर, 1/4 लीटर, राइट। सो ईच ऑफ यू विल गेट 1/4 ऑफ ए लीटर, राइट। तो इस तरीके से बच्चों का जो अपने इमीडिएट इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, कह सकते हैं कि नॉलेज, उससे ये इमीडिएट जुड़ जाता है आपका ये एग्जाम्पल, तो बच्चे इंगेज हो जाएंगे, है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, तो बच्चों को जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट के फॉर्म में हम फर्दर कुछ एक्टिविटी असाइन कर देंगे, कुछ और चीजें उनको हम दे देंगे, बच्चों को ग्रुप में बांट देंगे। और किसी को दे दिए हम जो है बिस्किट बांटने के लिए, किसी को हम दे दिए जो है पिज्जा बांटने के लिए, किसी को हम दे दिए फ्रूट्स बांटने के लिए, किसी को दे दिए हम मिल्क बांटने के लिए। उनको जो है हम क्वांटिटी बता दिए, उनको कितने नंबर्स में बांटना है वो बता दिए। अब बच्चे अपना बांट बांट के लाते रहेंगे हमारे पास, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, बच्चे जो बांटने का काम करेंगे, तो इससे उनकी लर्निंग जो होगी वो फर्दर पुष्ट होगी, उनकी लर्निंग जो होगी वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, राइट। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग देयर। अब इसके बाद जो है आप अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए कि हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, राइट। तो पहला जो क्वेश्चन हम ये पूछेंगे, क्या क्वेश्चन हम पूछेंगे बच्चे को, बच्चे का अंडरस्टैंडिंग चेक हो जाएगा, है ना। बच्चों को जो है हमें क्या टास्क दूं जिससे कि ये समझ में आ जाएगा कि बच्चे जो है मेरी बात समझ रहे हैं, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर,
लर्निंग ऑब्जेक्टिव को हम देख लें तो फिर किस तरह की एक्टिविटी जो है बच्चों को मैं असाइन कर सकूं, जैसे कि ये पता चले कि ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरा हो चुका है। तो अगेन इफ वी कंटिन्यू विद द होल फ्रैक्शन थिंग, राइट, तो हम पहले से प्लान करके जाएंगे कि ओके मैं क्या करूंगा बच्चों को कि ये क्या कहते हैं, ये जो है वर्कशीट में लेके जा रहा हूँ, वर्कशीट में ये फोटोग्राफ्स बने हुए हैं। मैं बच्चों को बस ये बोलूंगा कि अगर 4 बच्चों को अगर ये पिज्जा है और पिज्जा जो है वो 4 बच्चों के बीच में बांटना है, तो एक बच्चे को कितना मिलेगा उसको शेड करके बता दे वो, है ना, और 4 जो है उस पर वैसे ही कटा होगा 4 हिस्से में वो पिज्जा, तो उसको शेड करके बताना होगा बच्चे को। तो इससे बच्चा जो है ये समझ जाएगा दैट 1/4 इज बेसिकली 1 डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, राइट। तो इससे बच्चा जो है फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझ जाएगा। तो इस तरीके से हमें जो है पहले से ही वो क्वेश्चंस, वो एक्टिविटीज, ये सब प्लान करके रख लेना है। वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, कोई भी जो है, जो भी हम क्वेश्चन पूछने वाले हैं बच्चों से या जो भी एक्टिविटी हम उनको असाइन करने वाले हैं, वो ऐसा होना चाहिए कि बच्चे जो है वो इमीडिएटली समझ जाए इस चीज को, ओके। या फिर वो उसके थ्रू हम ये देख सके कि बच्चा जो है वो जो हम पढ़ाना चाहते हैं उसे जो कितना समझा है या फिर नहीं समझा है। चलिए, ये तो हम समझ गए कि बच्चा अंडरस्टैंड कैसे कर लेगा। अब आगे हमारा होता है कि हमारा गोल जो है वो सिर्फ बच्चे को समझाना ही नहीं है, बच्चे को जो है इस टॉपिक के बारे में सोचना भी है। Remember, like when we are talking about competency-based education in, like in our new education policy 2020, right? तो जब उसके फ्रेमवर्क के अंदर जब हम पढ़ने पढ़ाने की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है रटने पर नहीं है फोकस, से सर्टेन कैलकुलेशन सिर्फ करने पर नहीं है, ये बच्चों के सोचने पर हुई है, ये बच्चे का थिंकिंग हम कितना डेवलप कर सकते हैं। और इसलिए जो है जब हम बच्चों को जो हम बच्चों के थिंकिंग को, टॉपिक के बारे में जो है बच्चों के थिंकिंग को अगर हम और डेवलप करवाना चाहें, तो इसके लिए हम कुछ और स्ट्रेटजीज भी जो है अपने लेसन प्लान में इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमने बच्चों को जो है फ्रैक्शन समझा दिया और अब हम पूछना चाहते हैं कि ओके, हु कैन टेल मी व्हाट इज द डिनोमिनेटर इन दिस फ्रैक्शन। अब कुछ बच्चे जो होंगे जो वो हाथ उठाएंगे, ठीक है, बच्चों ने हाथ उठाया, अच्छी बात है, हम उनको अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन हम बच्चों को उठाएंगे रैंडमली, किसी भी बच्चे को उठा लेंगे, जो हाथ उठाया उसी को नहीं, किसी को भी उठा लेंगे, ओके बेटा बोलो अब ये क्या है। और फिर उसको जो है हम गाइड भी कर सकते हैं कि ओके देखो डिनोमिनेटर किसको कहते हैं। तो बेसिकली होल को आप जितने हिस्से में बांटते हैं उसको बताने वाला जो नंबर है उसे हम कहते हैं डेनोमिनेटर। डेनोमिनेटर हमेशा जो है नीचे लिखा रहता है, तो बताओ इसमें डेनोमिनेटर क्या है। तो अगर मान लीजिए हमने 1/4 लिख रखा है, तो टीचर जो है, सॉरी बच्चा जो है बोल, अब तक बच्चा समझ जाएगा तो बोलेगा कि हाँ 4 जो है वो डेनोमिनेटर है, बहुत बढ़िया, है ना। इसके अलावा जो है हम क्या कर सकते हैं, तो मान लीजिए कोई भी टॉपिक है, फॉर एग्जांपल लेट्स से लाइक साइंस, वी आर आस्किंग स्टूडेंट्स अबाउट ट्रांसपोर्टेशन, whether like transportation is entirely a passive transport or it is an active transport, किस तरह का ट्रांसपोर्ट है ये, ठीक है, या इसके मैकेनिकल फोर्स यूज होता है कि फिर दूसरा तरह का फोर्स, केमिकल फोर्स, केमिकल एनर्जी यूज होता है, क्या यूज होता है। तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि टॉपिक एक्सप्लेन करने के बाद जो है हम बच्चों को 2 मिनट का टाइम दे सकते हैं, एक पार्टनर असाइन कर देंगे बच्चे को, 2 मिनट का टाइम दे दिया और उसके बाद क्लास में हम डिस्कशन करवा सकते हैं टॉपिक पर। हम जो है 10-20 का जो है 20 सेकेंड्स का वेट करके और फिर जो है कुछ हायर लेवल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं बच्चों से, जो है कोई क्वेश्चन पूछ के और उस क्वेश्चन पर जो है फिर हम एक फॉलो अप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ओके कैन यू एक्सप्लेन दिस पॉइंट फर्दर, या कैन यू गिव एन एग्जांपल फॉर दिस थिंग, इस तरह का जो है हम बच्चों से पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो है हम एक भी कर सकते हैं, एक और चीज जो हमें करना है बच्चों के थिंकिंग को फर्दर एक्सटेंड करने के लिए, कि जजमेंट को हमें विदहोल्ड करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी बच्चे से पूछते हैं कि ओके बताओ बेटा ट्रांसपोर्टेशन में जो है ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, और कोई बच्चा अगर सीधा ये बोलता है कि ओके पानी जो है वो नीचे जड़ से जो है ऊपर तक जाता है, इतने पर ही अगर वो रुक गया, ठीक है, मुझे पता है कि दिस इज एन इनकम्प्लीट आंसर, ही शुड हैव सेड समथिंग मोर, लेकिन अगर मैं उसको वहीं पर इसके लिए बेवकूफ बनाना शुरू कर दूंगा, ओके नो दिस इज नॉट करेक्ट आंसर, योर आंसर शुड हैव बीन लाइक दिस, यू शुड हैव एडेड दिस, यू शुड हैव एडेड दिस, फोकस ऑन योर स्टडीज वगैरह वगैरह, तो इससे क्या हो जाएगा कि वो बच्चा जो है वो तो फ्यूचर में जवाब नहीं ही देगा आप किसी क्वेश्चन का, दूसरे बच्चे जो होंगे वो भी अब डिस्करेज फील करेंगे, उनको भी जो है अगली बार हाथ खड़ा करते हुए जो है डर लगेगा कि आंसर दें या फिर नहीं दें। ओके, तो इसलिए जो है हमेशा एज ए टीचर हमें क्या करना है, एक क्लास में जो है बच्चों के थिंकिंग को बढ़ाने का पार्ट भी हमें लेसन प्लान का हिस्सा बना के रखना है, और उसमें ये ध्यान रखना है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के टाइम में हम जो कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस पर हमें जो है जजमेंट एज सच इमीडिएटली नहीं देना है, हमें बच्चों के रिस्पॉन्सेज को जो है नॉन इवेल्युएटिव फैशन में जो है जज करना है। ओके हाँ बेटा, यस यस, वाटर ट्रेवल्स फ्रॉम रूट टू द
leaves. Do other parts also play a role in it? Follow up का ही हम use करेंगे, है ना? I think your friend may help here. What is the role of xylem in this whole thing? What is the role of your transpiration in this whole thing? Okay, so that is how we can extend the learning further, right? If we after that, like we can also, you know, like let's say that you have explained a certain concept, you have explained how plants, you know, like do photosynthesis, or you have explained how, you know, like like Lencho feels frustrated towards the end of the story, right? आपने पूरा मान लीजिए कि चैप्टर पढ़ा दिया है फर्स्ट फ्लाइट से. अब ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, तो आप किसी बच्चे को जो है समराइज करने के लिए कह सकते हैं, ठीक है? ओके, लेंचो सेज दिस एंड दिस एंड दिस, ये पूरा हमने एक्सप्लेन किया. फिर किसी एक बच्चे से पूछेंगे, ओके कैन यू क्विकली समराइज लेंचोज फीलिंग इन दिस होल एक्सट्रैक्ट? ओके, तो अब इससे क्या हो जाएगा कि बच्चों को पता है दैट टीचर कैन आस्क मी टू समराइज द थिंग्स, एंड इन ऑर्डर टू समराइज यू नीड टू नो द एंटायर कंटेंट मोर और लेस, राइट? तो इससे क्या हो जाएगा, बच्चे जो है वो एक्टिव लिसनर्स बन जाएंगे, वो ध्यान देके सुनेंगे, ताकि वो जो है पॉइंट ऑफ व्यू को, जो पॉइंट ऑफ व्यू आपने एक्सप्लेन किया उसको वो समराइज कर सके, है ना? इसके अलावा जो है हम नॉर्मल सर्वे भी कर सकते हैं क्लास में. फॉर एग्जांपल लाइक ऑथर सजेस्ट्स दैट too much of faith can be a bad quality. How many of you agree with that, with this? Please raise your hands. Or how many of you disagree with this? Okay, show your thumbs down. तो इस तरह से हम कर सकते हैं. स्टूडेंट्स को जो है हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स को जो है हम दूसरे स्टूडेंट को नॉमिनेट करने के लिए भी इनकरेज कर सकते हैं. ओके, लाइक who according to you should answer this question? यहाँ पर लेकिन हमें एक चीज ध्यान रखना है कि बच्चे जो है कभी कभी आउट ऑफ मिस्चीफ, है ना, बच्चे हैं, बच्चे ही रहेंगे, तो समटाइम्स स्टूडेंट्स आउट ऑफ मिस्चीफ दे नॉमिनेट समवन हु दे थिंक हु वोंट बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन. तो हमें ये देखना जरूर होगा कि बच्चे जो है इस तरीके का काम ना करें, क्योंकि ऐसे में ये हो सकता है कि वो बच्चा जो होगा वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि एम्बैरेस्ड फील कर सकता है, उसे लगेगा कि क्लास के बाकी बच्चे जो है उसको मॉक कर रहे हैं. तो ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है. ओके, तो इसलिए जो है हम लोग क्या करेंगे, तो इस तरह से जो है हम नॉमिनेट करते वक्त इस चीज का जो ध्यान रखेंगे दैट स्टूडेंट्स आर नॉमिनेटिंग समवन इन ए सिंसियर वे, दे आर नॉट डूइंग इट यू नो जस्ट फॉर मॉकिंग दैट पर्सन और यू नो एम्बैरेसिंग दैट पर्सन. ओके, तो वेल चलिए इस तरह से हम डिफरेंट एक्टिविटीज कर सकते हैं. स्टूडेंट्स को जो है हम कुछ जो है अल्टरनेटिव कुछ आंसर सजेस्ट करके और दूसरा आंसर उनको सोचने के लिए जो है हम ये कर सकते हैं. स्टूडेंट्स को हम उनका अपना क्वेश्चन डेवलप करने के लिए कह सकते हैं दैट बेस्ड ऑन दिस यू नो लाइक डिस्कशन व्हाट क्वेश्चन कैन बी आस्क समवन, राइट? और बच्चे जो अगर क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं जो है उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो और डेवलप हो रही है. तो ये सब हमें काम करना है. इसके बाद फाइनली हमें क्या करना है दैट व्हेन द लेसन कम्स टू एन एंड, जब आपका लेसन खत्म होने वाला है तो वहां पर पहले हमें जो है लेसन के मेन पॉइंट को एक बार समराइज करना है. So let's say that if I'm talking about, you know, like, let's say I'm talking about like transportation in plants. Again, I keep taking an example of science, even though I'm an English teacher, because like, I mean, yeah, science is fascinating. So I love reading about science and talking about science as well. जितनी मेरी समझ है उतनी तक ही. तो anyways, like हम क्या करेंगे, लेसन के मेन पॉइंट को समराइज कर देंगे that okay, yes, see, the transportation is basically movement of water from the root hair to the site of photosynthesis, right? अब इसमें जो है we saw how like against the you can say concentration gradient, water moves into the root hair, in which they actually plant roots actually spend their energy to bring extra water in. After that, this water moves upwards through the xylem. Water जो ऊपर की तरफ जा रहा है, it is moving upward due to a suction force created due to transpiration. Transpiration is basically, as you know, like the water is evaporating through your stomata,
And why is this transpiration creating this suction force? Well, because this whole polarity in water molecule, it actually like makes one water molecule stick to another water molecule, and that's why it like every water molecule moving outside the plant keep drawing another water molecule with it, and that's why water keeps moving, राइट तो इस तरह से सारे पॉइंट को मैं समराइज कर दूंगा। समराइज करने के बाद जो है स्टूडेंट ने जो रिस्पॉन्सेज दिए हैं मेरे फॉर्मेटिव असेसमेंट के दरमियान, उनको भी एक बार मैं फिर से जो है देख लूंगा कि अच्छा हाँ आप लोगों ने इसका आंसर दिया, आपने इसका आंसर दिया, आपने इसका आंसर दिया। अगर मुझे लगता है कि काफी कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव इस लेसन का छूट गया है, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं बच्चों को ये बता दूंगा, ओके सी लाइक वी स्टिल हैव टू टॉक अबाउट हाउ व्हाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज नेसेसरी फॉर प्लांट्स in the in like root hair, right? We will also talk about the effect of cold weather on photosynthesis in plant and plant growth, how it will affect transportation in plant and all those things. तो इस तरीके से जो है हम क्या करेंगे कि अगले लेसन में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं और अभी के लेसन के साथ उसका क्या लिंक है, इसको हम जो है एक्सप्लेन करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेसन। और इस सब पूरे दरमियान में हम एक चीज का जरूर ध्यान रखेंगे कि हमारा टाइमलाइन जो है वो रियलिस्टिक होना चाहिए। जितना चीज हम डिस्कस कर सकते हैं, हमने जितनी एक्टिविटी लिस्ट की है, हमने जितना भी जो है चाहे टीचिंग से रिलेटेड एक्टिविटी हो या फिर जो है असेसमेंट से रिलेटेड एक्टिविटी हो, हर एक एक्टिविटी के हिसाब से हम देखेंगे कि आइडियल टाइम एलोकेशन कितना होना चाहिए, और उस हिसाब से हम जो है ये कैलकुलेट करके देख लेंगे पहले ही कि ये टाइम फ्रेम जो है वो इस लेसन प्लान के लिए आइडियल है कि नहीं है, या अगर हमारे क्लास का ड्यूरेशन 40 मिनट्स है तो ये लेसन प्लान जो है उसके लिए आइडियल है, और आई शुड लाइक मेक इट शॉर्टर। ओके, जब आप लेसन प्लान तैयार कर रहे हैं तो वहां पर जो है आप हर एक एक्टिविटी के लिए जो एलोकेटेड टाइम होगा वो पहले ही हम जो है कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है हम थोड़ा सा टाइम का प्रोविजन इसलिए भी कर लेंगे कि अगर हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं और कोई बच्चा उसका आंसर देगा तो उसके पहले वो सोचेगा भी ना, तो सोच विचार करने के लिए भी उसको जो है कुछ प्लान कर लेंगे। इसके अलावा हम एक चीज और कर सकते हैं कि मान लीजिए लेसन प्लान करते वक्त क्या होता है, या तो टाइम कम पड़ेगा या टाइम ज्यादा पड़ेगा। अगर कभी कभी ये होता है कि हमारा पूरा लेसन प्लान खत्म हो गया, अभी भी जो है 5 मिनट बचा हुआ है, तो ऐसे में क्या हो जाता है कि क्लास जो आपकी है वो आउट ऑफ ऑर्डर हो सकती है, क्योंकि बच्चे हैं काम दे दीजिएगा बहुत बढ़िया, अगर काम नहीं दीजिएगा तब तो वो अपना एक्टिविटी खोज लेंगे, है ना, वो रोजगार सृजन कर लेंगे अपने लिए। तो इसलिए आप उनके लिए कुछ काम एक्स्ट्रा प्लान करके रखिए, कुछ एक आध एक्टिविटी हम एक्स्ट्रा प्लान करके रखेंगे कि अगर मेरा लेसन खत्म हो भी गया तो मैं बच्चों को ये ना ये काम देके छोड़ दूंगा, ये एक्टिविटी मैं क्लास में फटाफट उतने टाइम में करवा लूंगा। ओके, और हमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल ये कि जैसे हमने कहा था ना कि हम लोग ऑलरेडी जो है लेसन प्लान में जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे उनकी हम रैंकिंग पहले से करके रखेंगे, तो उस रैंकिंग को जो है हम ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या कर लेंगे कि हमें जो है हम जो है पहले से देख लेंगे, अच्छा हमको ये अब आज इतना टाइम हम कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है, पहले हम इसी को प्रायोरिटी बेसिस पर कंप्लीट कर लेते हैं, अगर नहीं हो पाया तो ठीक है चलिए हम ये करके देख लेते हैं। तो इस तरह से जो है हम डिफरेंट कह सकते हैं कि सिनेरियोज के लिए तैयार रहेंगे। लेसन प्लान हमारा छोटा रखना है कि लेसन प्लान हमारा बड़ा रखना है। अगर हमें लगता है कि अगर हमारा लगता है कि अच्छा ये एग्जिस्टिंग लेसन प्लान में ये एक्टिविटी नहीं काम कर पा रहा है, तो हमें थोड़ा सा अडेप्टेबल भी होना पड़ेगा कि हम क्विकली कोई दूसरी एक्टिविटी डिवाइस कर सकते हैं जो कि हम बच्चों को असाइन करेंगे। So I think like we have gathered a fair enough idea of what should be the key components of a lesson plan, right? And how we can make proper lesson plan and everything. Now as we are approaching the end of this session, I will invite you to share some of your responses. Okay, so I'm just
I'm just sharing this Padlet in the chat. You can see this Padlet right here, right? So I have this. I have shared this Padlet with you in your chat. I want all of you to share the, write some learning objectives that you would like to include or that you can include in your lesson plan. You can plan a few activities that you would like to use as your teaching activity. And then you can also include some format. So well, that's it for today's session. Bye-bye.